देखो ट्रांसफार्मर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है जो आपकी वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकती है, हाई वोल्टेज पे भी कन्वर्ट कर सकती है और लो वोल्टेज पर भी कन्वर्ट कर सकती है। अगर हमारे पास करंट लो है तो वो हाई वोल्टेज में भी उसे कन्वर्ट कर सकती है, और करंट हाई है तो उसे लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसमें कई सारी कॉइल होती हैं, एक लेमिनेटेड कोर होती है अंदर, और उसके चारों तरफ कॉइल बाउंड होती हैं। जिसे हम पहले कॉइल है इसे पी से रिप्रेजेंट किए हैं, सेकेंड वाली को एस से रिप्रेजेंट किए हैं। पी मतलब प्राइमरी कॉइल, एस मतलब सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दो कॉइल हैं, इनके नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कभी प्राइमरी में ज़्यादा हो सकते हैं, कभी सेकेंडरी में ज़्यादा हो सकते हैं। प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो उनका एक अलग नाम होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उसका एक अलग नाम होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल देखो क्या है। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था? जब हमारी एक कॉइल से करंट पास करता था तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। वो मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी कॉइल से पास करता था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता था दूसरी कॉइल में। वही प्रिंसिपल यहाँ पर यूज हो रहा है। जब प्राइमरी कॉइल से हमारा करंट पास होगा तो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोड या पावर सप्लाई में कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। यानी कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारी सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहा है। और कैसे जनरेट कर रहा है? प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, थ्योरी देख लेते हैं। जो आपका ईपी है, ईपी यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल जो है माइनस एनपी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, और डी फाई अपॉन डी टी यानी कि फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये तो हमने बताए ही थे पिछले क्लास में। और सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा वो माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न है उन्हें एन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डी फाई अपॉन डी टी यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसे डी फाई अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माइनस साइन आ रहा है अपने लेंथ चला की वजह से। ठीक है, अब इनको हमने डिवाइड किया है, ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी आ गया। ठीक है, इसे के से रिप्रेजेंट कर दिया, और के इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, और टर्न्स रेशियो। अब ये इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ई एस अपॉन ई पी है वो इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी होता है। ठीक है, इसका यूज करके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। कभी आपको एन एस और एन पी दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राइमरी कॉइल में इतना ईएमएफ है तो आप सेकेंडरी कॉइल में बताओ ईएमएफ। इस टाइप से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। पावर का चेंज नहीं होता है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपने क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, पावर को उसके करंट के अकॉर्डिंग। करंट कम होगा तो वोल्टेज को ज़्यादा कर सकते हैं, और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग करंट के कम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपने वोल्टेज को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, पावर अपनी सेम है, जैसे ई एस आई एस इक्वल टू ई पी आई पी। ठीक है, ई एस क्या है? वोल्टेज इन ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल, और आई एस क्या है? जो करंट हुआ है जनरेट सेकेंडरी कॉइल से, ई एस आई एस है। और ई पी आई पी वही है आपका प्राइमरी कॉइल, और जो करंट और ई एम एफ है वो है। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाला है, ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इक्वेशन याद रख लेना। ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, और ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, यानी यहाँ से देख लो इक्वेशन से क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल जब ज़्यादा होंगे, एन एस देखो, एन एस और ई एस ऊपर वाले रेशियो में यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। जब नंबर ऑफ टर्न आपके सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे तो आपका ईएमएफ भी सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न अगर प्राइमरी कॉइल के क्रॉस ज़्यादा होंगे तो आपका ईएमएफ
इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी कॉइल कम जनरेट होगा, ठीक है। इसी के बेस पे ट्रांसफार्मर के नाम भी रखे जाते हैं, वो शायद आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। ये सारे जो फार्मूले लिखे थे वो कंबाइंड करके यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इफिशियंसी की बात कर लें अगर हम, इफिशियंसी क्या होती है, अगर हम पावर देखें, पावर अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई पावर अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, तो आपकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई थी कि जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की ये पावर है वो हमेशा बराबर रहनी चाहिए, तो इफिशियंसी आपकी 100% हो जाती है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के जो टाइप हैं उस टाइप में देखो, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे दिखाई पड़ रहा है, प्राइमरी कॉइल में कुछ नंबर ऑफ टर्न है और सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। अब प्राइमरी कॉइल में टर्न की संख्या कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो NS इज ग्रेटर देन NP, ठीक है, यानी कि K इज ग्रेटर देन 1। अब जैसे कि पिछले वाले उस केस में बताए थे हम कि जब NS ज़्यादा है तो ES भी उसके अक्रॉस ज़्यादा होगा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है कि जैसे हमारे प्राइमरी कॉइल में हमें कम टर्न रखने हैं और सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न रखने हैं, तो होगा क्या कि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल में यानी कि आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब स्टेप डाउन की बात कर लें अगर हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है। तो NS इज लेस देन NP है, यानी K इज लेस देन 1 है, तो उसके अक्रॉस जो EMF जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में, जो EMF जनरेट होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन हो रही है, स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर आपका आइडियल कंडीशन में तो इफिशियंसी उसकी 100% होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी लॉस होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो देखते हैं। कॉपर लॉस जैसे होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोज देम। कॉपर लॉस में क्या है, जब आपकी बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग में भी आपका कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उस वजह से आपकी हीट जनरेट होती है और उसमें लॉस होता है, ठीक है। कॉपर लॉस जो आपकी बाइंडिंग कर रहा है उस वजह से भी लॉस होता है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर ऑफ बाइंडिंग। अगर हम थिक वायर यूज करते हैं, जैसे हम बताए थे कि जब वायर का एरिया ज़्यादा हो तो उस केस में रेजिस्टेंस आपका कम होता है, ठीक है। तो अगर हमने थिक वायर यूज किए हैं तो ये लॉस थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स लॉस की बात करें हम, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, सो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड। यानी कि जब आपका कपलिंग करते हैं, जैसे कि हम म्यूचुअल इंडक्शन बताए थे कि कपलिंग होती है, अपनी कपलिंग करते हैं तो उसको किसी भी तरीके से अपने कपल कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके भी होते हैं, परपेंडिकुलर कपल कर सकते हैं, एकदम ओवरलैप करके कपल कर सकते हैं, थोड़ा पैरेलली डिस्प्लेस करके कपल कर सकते हैं। तो वो कपलिंग के ऊपर जो डिपेंड करता है कि आपका जितना फ्लक्स उससे पास करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज जनरेट होता है। तो अगर कपलिंग हमारी परफेक्ट नहीं है तो फ्लक्स का लॉस होता है, और जब फ्लक्स का लॉस होता है तो उस वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। लिंकिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बाइंडिंग द कॉइल ओवर वन अनदर। अगर हम एक दूसरे के ऊपर कॉइल को बाइंड करेंगे तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब आयरन लॉस की बात करें, ईडी करंट लॉस इसको बोल सकते हैं। व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन कोर, ईडी करंट्स आर सेट अप विच इन टर्न प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। आयरन ईडी करंट लॉस में क्या होता है, जैसे अपनी हमने बताया था ना, जब आपकी कोई मेटल से अपनी मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है तो वहाँ पर ईडी करंट जनरेट होने लगते हैं, यानी सर्कुलर करंट बताए थे, जो सर्कल बनाते हैं करंट, उस टाइप के करंट पास इंड्यूस होने लगते हैं। और वो करंट आपके जब मेटल में जनरेट होंगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है हीट भी करंट जनरेट करेगा, तो उस वजह से आपका
ये लॉस होता है, ठीक है, ईडी करंट लॉस इसे बोल सकते हैं। इसको भी मिनिमाइज करने के तरीके हैं, ये डायग्राम भी है। जैसे ये देखो, ईडी करंट्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर इंस्टेड ऑफ सॉलिड आयरन ब्लॉक्स because in laminated core the ED currents are confined with an lamination and they do not add it up and produce larger current. In other words the path is broken। यानी कि यहाँ देखो, जैसे अपने सॉलिड आयरन कोर है तो क्या होगा, जो ईडी करंट है वो जनरेट हो रहा है हर एक पोर्शन के अक्रॉस और वो ऐड अप हो रहा है क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में जा रहा। अब हमने लेमिनेटेड कोर कर दी, यानी कि उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया एक प्रकार से, ऐसे समझ सकते हैं। तो होगा क्या, हर एक पोर्शन के अलोंग ईडी करंट अलग अलग जनरेट होगा और इन दो पोर्शन के अलोंग जो सेम डायरेक्शन में है वहाँ पर ईडी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर ईडी करंट आ रहा है वो आउटर पोर्शन में ही आ रहा है। यानी इस टाइप से हम ईडी लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड द आयरन कोर इज magnetize and demagnetize repeatedly over a cycle and some energy is being lost in this process। जब आपकी हिस्टेरेसिस का पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं तो पिछले साल हिस्टेरेसिस का सिलेबस में था आपके पोर्शन। तो हिस्टेरेसिस में क्या होता है, जब अपनी मैग्नेटाइज होती है और डीमैग्नेटाइज होता है आयरन कोर, तो जैसे कोई आयरन कोर कहीं मैग्नेट में रखी है तो क्या होगा, पहले तो उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, फिर उसे हटाएंगे तो डीमैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो उस वजह से भी अपनी कुछ लॉस होता है, ठीक है। जिस रेशियो में मैग्नेटाइजेशन हुआ उसी रेशियो में डीमैग्नेटाइजेशन एग्जैक्टली नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सुइटेबल मटेरियल विथ थिन हिस्टेरेसिस लूप। यानी कि हम सुइटेबल मटेरियल का यूज करके, जैसे सॉफ्ट आयरन है, इन सब का यूज करके इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन इन कोर। यानी कि अपनी जो कोर है उसमें कुछ कभी कभार वाइब्रेशन जनरेट हो जाते हैं, उस वजह से भी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ये आई थिंक ट्रांसफार्मर के ऊपर इतना था। अब ट्रांसफार्मर में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे से पूछ सकता है। बोलो, ट्रांसफार्मर में किसी को कोई डाउट? ट्रांसफार्मर में समझ में आया चीज़ें, जो मेन चीज़ थी आपकी जो लॉस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जो ये इक्वेशन है NSNP स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है, जो नंबर ऑफ टर्न है स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज हो रहे हैं और स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज हो रहे हैं। स्टेप डाउन में आपका जो वोल्टेज आएगा सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वो थोड़ा सा कम होगा इन कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल, और स्टेप अप में जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये टाइप हैं और इनका याद रखना है, इनके फार्मूले याद रखने हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ज्वाइन नहीं किया करूँगा नेक्स्ट टाइम पे ऐसे स्टूडेंट को जो छोड़ के भागते हैं ना मीटिंग, नहीं ज्वाइन करूँगा। भले ही 10 बच्चे पढ़ने आए वो पढ़ाऊँगा 10 को ही, जिनको नहीं पढ़ना है ना पढ़ो। सर सर हाँ सर, आपने कल जो वीडियो दिखाया था वो यूट्यूब पे डाला क्या आपने? वो अभी तो नहीं डाला, एक्चुअली डाटा ज़्यादा MB का था ना, तो मैंने सोचा कि अभी अपलोड करूँगा उसको। चलो करूँगा, आप कर अभी दीजिएगा उसको, एक बार और सुनना है। हाँ करूँगा मैं। अब टाइम देखते हैं कितना टाइम बचा है। टाइम है अभी, तो AC जनरेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जो अपने 10th क्लास में पढ़े थे ना उसी टाइप से है AC जनरेटर, ठीक है। कुछ इसमें इक्वेशन वगैरह होंगी जो हम पहले तो बता भी चुके थे इनको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा AC जनरेटर डिस्कस करने में। तो जैसे ये है अपना AC जनरेटर, एक तो नॉर्थ पोल मैग्नेट का, एक साउथ पोल मैग्नेट का, बीच में एक कॉइल रखी है, ठीक है। और ये R1 जो रिंग है R1 है, और ये ब्रशेज हैं B1 B2 ये ब्रशेज हैं, और R2 R1 ये रिंग है, ठीक है। अब ये आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है जहाँ से अपना AC करंट जनरेट होगा,
वो अपना लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और ये हमने कोई एक एक्सिस बना दी जिसके अक्रॉस ये कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो हमने शो की है। अब ये आपका करंट इसमें जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, इसको रोटेट करेंगे। एक्चुअली एसी जनरेटर में क्या है, अपना जब इसको हम रोटेट करेंगे कॉइल को तो आपका करंट जनरेट होगा। अब इसमें अब देखो, एसी जनरेटर और एसी डायनेमो और अल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। एसी जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो एसी करंट जनरेट करती है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस है ये प्रिंसिपल हमारा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उसके ऊपर बेस है। अब कॉन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। फील्ड मैग्नेट विद पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेट रखी हैं। आर्मेचर कॉइल, एक जो कॉइल रेक्टेंगुलर टाइप की रखी थी वो कॉइल रखी है। स्लिप रिंग है, R1 R2 रिंग है। ब्रुसेज हैं, B1 B2 ब्रुसेज हैं। और लोड, जो एक्सटर्नल लोड हमने कनेक्ट किया वो लोड है, ठीक है। ये तो एक कॉन्स्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसका थ्योरी की थोड़ी सी। लेट द आर्मेचर बी रोटेटेड इन सच अ वे दैट द आर्म PQ गोज डाउन एंड द RS कम्स अप। यानी कि जो आपकी कॉइल थी, आपकी PQRS कॉइल थी, उसमें एक आर्म हमारी अप जा रही है और तो दूसरी आर्म ऑब्वियस सी बात है डाउन में जाएगी, ठीक है। और हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है कॉइल में, और ये कैसे होता है इसको लागू करते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के बेस पर हमारा एसी जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, जैसे हम अपना राइट हैंड खोलेंगे, थंब, मिडल फिंगर, फोर फिंगर, इनको अगर स्ट्रेच करेंगे तो जो आपका थंब होगा वो मोशन की डायरेक्शन देगा। यानी कि जो हम कॉइल को मूव करा रहे हैं वो थंब की डायरेक्शन में मूव कराएंगे। और जो फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर यानी कि जो मिडल नहीं, फोर फिंगर जो होगी वो फील्ड की डायरेक्शन देगी। और जो मिडल फिंगर होगी वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी, ठीक है। मिडल फिंगर में करंट इंड्यूस्ड होएगा। जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और जो मोशन इन द कॉइल है वो थंब होगा, वो मोशन इन द कॉइल की डायरेक्शन देगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। आफ्टर हाफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल द आर्म PQ कम्स अप एंड RS गोज डाउन। यानी कि जब पहले हाफ में जो कॉइल हुई थी, पहले हाफ में जो पोर्शन अप आया था उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हुआ था। फिर नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, जो दूसरा पोर्शन होगा वो अप जाएगा और पहला वाला पोर्शन डाउन जाएगा। तो दूसरे वाले पोर्शन में करंट का कुछ डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। जो आपकी डायरेक्शन दी है वो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से हम पता करेंगे। राइट हैंड रूल क्या है, मोशन वही चीज़ है, अभी तो जस्ट बताया ही था। जो मोशन है थंब है, फोर फिंगर है फील्ड है, और जो आपका मिडल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। इफ वन वे ऑफ द करंट इज टेकन पॉजिटिव देन द रिवर्स करंट इज टेकन निगेटिव। यानी कि एक हाफ में जो आपका पोर्शन जा रहा है उसमें करंट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो रिवर्स करंट को हम निगेटिव मानेंगे, ठीक है। देयरफॉर द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग एंड करस्पॉन्डिंग वेव इज साइनोसोडियल। और इसलिए हम इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, और जो उसके करस्पॉन्डिंग वेव्स निकल के आएंगी उन्हें हम साइनोसोडियल वेव्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जैसे ये है हमारी कॉइल और ये है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। अब कॉइल को हमने ओमेगा से रोटेट कराया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है उससे रोटेट कराया है कुछ। अब ये कॉइल देखो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। जैसे कॉइल का जो आपका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर कॉइल का। तो कॉइल का एरिया वेक्टर है यहाँ पर एन कैप, ठीक है। और एन कैप और बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो आपका जो फाई हो जाएगा, यानी कि जो कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट करेगा वो एन बी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यहाँ पर एक ही टर्न हमने दिखाया है
लेकिन हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे टर्न हो इन द कॉइल। तो एन बी ए कॉस थीटा आपका फ्लक्स हो गया, ठीक है। फ्लक्स का ये फार्मूला निकाला है एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो एट टाइम टी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो एक टाइम टी के बाद जो आपका एंगल निकलेगा, ये जो एंगल होगा ना, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा। ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन 2 पाई अपॉन टी होता है ना। अब मान लो कुछ पर्टिकुलर थीटा पर कितना थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो ओमेगा इंटू टू टी, यानी कि एक प्रकार से जैसे डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वैसे ही एंगुलर वाले केस में हम थीटा को एक प्रकार से डिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा को एक प्रकार से कितना मूव किया, तो थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो हमारा थीटा निकल के आ जाएगा। एट टी इक्वल टू 0 लूप इज एज्यूम टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हमने लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मान के चला था, तो उस केस में अपना थीटा की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब देखो फाई क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो E यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। जैसे डी फाई अपॉन डी टी तो हमारा था माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और E भी यही होता है, E होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो E हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम एन बी ए ओमेगा को E नॉट मान लेते हैं, E नॉट से रिप्लेस करेंगे एन बी ए ओमेगा को, तो E हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये आपका साइन का फंक्शन है ना, E EMF यहाँ पर साइन का फंक्शन है, यानी कि साइनोसोडियल ग्राफ इसका आएगा। साइन के साथ, साइन के फंक्शन की तरह ये वेरी करेगा। EMF आपका साइन के फंक्शन की तरह वेरी कर रहा है। और हमने बताया था अल्टरनेटिंग करंट में भी कि जो आपका करंट है वो अल्टरनेटिंग होता है, जब उसमें EMF एक पर्टिकुलर पीक अचीव करता है, नेक्स्ट हाफ में उसकी पीक डाउन हो जाती है, फिर इंक्रीज करती है पीक, फिर डाउन होती है पीक। तो उस टाइप के जो करंट होते हैं या EMF होते हैं, उन्हें हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF बोल सकते हैं, ठीक है। ये था अपना अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो चैप्टर था, वो यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज ये चैप्टर ख़त्म है। नेक्स्ट टर्म पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला यूनिट है, यूनिट भी इतनी छोटी है, उसमें ज़्यादा टॉपिक ही नहीं है, वो भी एक ही दिन की है। नेक्स्ट टर्म पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूनिट डिस्कस करेंगे, ठीक है।